हाँ जी बेटा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है हमारे पास लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन। एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, वेयर जो हमारा स्मॉल p है उसका मतलब है डेल z बाई डेल x, जो हमारा स्मॉल q है वो आपका डेल z बाई डेल y, और जो आपके पास कैपिटल P Q R हैं दीज आर फंक्शन ऑफ x y z। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए किया भी ताकि P और P मैच ना करे, वैसे तो बराबर ही लिखते हैं। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, और कैपिटल P टाइम डेल z बाई डेल x प्लस कैपिटल Q टाइम डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू R, एक ही बात है। ठीक है, फिर हमारे पास आती बेटा लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, दैट इज टोटल डेरिवेटिव, पार्शियल मत समझना, dx बाई कैपिटल P इज इक्वल टू dy बाई Q इज इक्वल टू dz बाई R। अब पूरे चैप्टर में हमें काम क्या करना बेटा, ये जो तीन रेशो हैं इनको यूज करके आपको कोई दो सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन दो से भी ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं, वही इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आपने क्या करना, ये पहली बात तो इस बात का याद रखना बेटा, ये टोटल डेरिवेटिव है, पार्शियल मत लिखना। पी क्यू आर आपके एक्स वाई जेड के फंक्शन है, ये तीनों रेशो यूज हो जाएं और कोई भी दो सॉल्यूशन निकालने हैं। तीसरी बात बताता हूँ बेटा मैं, दो बच्चों का जवाब पीडी में अलग हो सकता है। ये मत सोचना कि सबका जवाब सेम आएगा, दो बच्चा का चाहे तो जवाब आपका अलग अलग भी हो सकता है। अब क्वेश्चन करते हैं बेटा इस तरह के लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को मैं कैटेगराइज करने की कोशिश करूंगा। जैसे बेटा मैंने टाइप 1 सवाल लिए, आपको कहता है सोल्व द क्वेश्चन, जैसे आपके पास P इंटू एक्स प्लस Q इंटू वाई इज इक्वल टू Z कह दिया। तो बेटा मेरे पास क्या है, लैग्रेंज, दिस इज लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन, हियर जो मेरे पास बेटा कैपिटल P है, स्मॉल p के साथ जो लगा है वो कैपिटल P है, स्मॉल q के साथ लगा है वो कैपिटल Q, ठीक है ना, वो आपके पास कैपिटल Q है, और जो राइट हैंड साइड है वो मेरे पास R है। एक बार आपने क्या करना, P Q R की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है जी बात। अब क्या करते हैं बेटा, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, दैट इज टोटल डेरिवेटिव dx बाई कैपिटल P dy बाई कैपिटल Q इज इक्वल टू dz बाई R। वैल्यू डाल दीजिएगा, dx बाई x dy बाई y dz बाई z। अब आपको क्या करना है, ये तीनों रेशो हैं, तीनों रेशो को यूज करके कोई भी दो डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। मैंने क्या किया, बाय टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स, पहले दो मेंबर लिए बेटा, तो क्या रहा, dx बाई x इज इक्वल टू dy बाई y। एक बात बता देता हूं बेटा, सारा खेल मेंबर सिलेक्शन का है, ये तो क्वेश्चन इजी है। dx की फैमिली के साथ x ही हो, dy के साथ y ही हो, यानी कि dx और dy जब मैंने सिलेक्ट किया तो z ना हो, बस इस बात का ध्यान देना है। हम यहाँ पर z को कांस्टेंट नहीं है जूम करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास टोटल डेरिवेटिव है। एक बार बेटा सिलेक्शन सही रही तो ये सम से वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है, और वेरिएबल सेपरेबल में हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लिया। इंटीग्रेशन करोगे आपके पास log x इज इक्वल टू log ऑफ y प्लस log c1, ऐसा करके ये मेरे पास log ऑफ y इंटू c1 कैंसिल हुआ बेटा, आपके पास x बाई वाई इज इक्वल टू c1। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन आ जाता है, अब मुझे एक और सॉल्यूशन निकालना है, मतलब ये रेशियो थे मेरे पास। अब मैं बात कहता हूं, जैसे मैंने बेटा पहले दो मेंबर लिए, आप लास्ट के दो मेंबर लेके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो,
क्योंकि मेरे पास dy और dz के दरमियान x नहीं बचता। तीसरी बात, अगर आप पहला और तीसरा लेते हो तो y नहीं बचता, यानी कि एक बच्चे के पास दो अलग अलग चॉइसेस हैं। वो फर्स्ट और थर्ड से भी कर सकता है, वो सेकंड और थर्ड से भी कर सकता है, लेकिन आपने लेना एक ही है। ये जो आपकी अभी जो दो चॉइसेस जनरेट हुई उनमें से आपने एक को अडॉप्ट करना है। तो ऐसा करके दो बच्चों के जवाब अलग अलग आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, बाय टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट ले लिया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है, आप बेटा सेकंड और थर्ड भी ले सकते हो। फर्स्ट एंड लास्ट में क्या रहा, dx बाई एक्स इजको टू dz बाई dz। ये बात बेटा वेरिएबल सेपरेबल हुई, दैट इज इक्वल टू 1 बाई जेड dz। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहा, log x, 1 बाई जेड का log z प्लस log ऑफ c2। ऐसा करके बेटा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ z टाइम्स c2। ये बात आपके पास कैंसिल हुई, तो ऐसा करके मेरे पास x बाई जेड इज इक्वल टू c2 एक दूसरा सॉल्यूशन आ जाता है। बाद में क्या लिखते हैं, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, दैट इज f ऑफ ब्रैकेट पहला सॉल्यूशन जो c1 के बराबर था बेटा x बाई वाई, कोमा लगा के दूसरा सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। ये मेरा बेटा आंसर आ जाता है। यही रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन सेकंड आपके पास, सोल्व वाई स्केयर टाइम पी प्लस एक्स स्केयर टाइम क्यू इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर। ये आपके पास हमने सवाल ले लिया। अब देखिएगा, ये लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन है, ठीक है जी बात। तो लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रही, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज dx बाई वाई स्केयर dy बाई एक्स स्केयर और बेटा dz बाई क्या रहा, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर। मैं फिर बोल रहा हूं, काफी बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, यहां पार्शियल लिख देते हैं, ये टोटल डेरिवेटिव है। अब देखो, अगर मैं दो सॉल्यूशन निकालने हैं, बाय टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स, बाय टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स लिए, तो ऐसा करके dx बाई वाई स्केयर इज इक्वल टू dy बाई एक्स स्केयर। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा वेरिएबल सेपरेबल हुए, और मेरी जो पहले दो मेंबर्स की सिलेक्शन सही क्यों है, क्योंकि dx और dy की फैमिली में बेटा z नहीं है। तो उसके बाद एक बार वेरिएबल सेपरेबल हुआ तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्केयर नॉर्मल इंटीग्रेशन है, तो आपके पास बेटा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू c1। ऐसा करके मेरे पास एक सॉल्यूशन आ जाता है, ऐसा करके मेरे पास एक सॉल्यूशन आ जाता है। अब देखिएगा, अब मैं अगली सिलेक्शन लेता हूं, बाय टेकिंग, अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट लेते हो, बाय टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, तो dx बाई वाई स्केयर इज इक्वल टू dz बाई एक्स स्केयर इंटू वाई स्केयर इंटू जेड स्केयर। ऐसा करके देखो, ये वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल हुआ, मेरे में क्या बचा बेटा, एक्स और जेड बचा। ऊपर क्या था, एक्स और जेड के डेरिवेटिव थे, तो यानी कि ये जो मेरी सिलेक्शन है फर्स्ट और लास्ट की, ये सही है। गलत कब होता, जब ऊपर मेरे dx dy है, सॉरी dx dz है यहाँ, और नीचे y बच जाता। और ऐसा करके, ये नहीं कि तो मैंने फर्स्ट और लास्ट लिया, अगर कोई बच्चा सेकंड और लास्ट भी लेता है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, y और z बच जाए, उससे x कैंसिल होगा बेटा और y और z ही बचेगा। तो एक बच्चे के पास दो अलग अलग चॉइसें भी हो सकती हैं, और तभी कहते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूरी नहीं है कि दो बच्चों के जवाब सेम आए, ठीक है ना। तो बेटा अब इसको सोल्व करता हूं मैं, पहले और लास्ट लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया देखोगे तो एक्स स्केयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई जेड स्केयर इंटू डी जेड, और ये बेटा वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है। इंटीग्रेशन किया एक्स स्केयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई जेड स्केयर इंटू डी जेड। अब एक्स स्केयर का इंटीग्रेशन क्या रहा जी, एक्स स्केयर का इंटीग्रेशन रहा एक्स क्यूब बाई 3
1/z² का इंटीग्रेशन कितना रहा बेटा, -1/z प्लस ऑफ C2। इसको C2 को अकेला कर लो, प्लस 1/z इजक्वल टू C2। ऐसा करके मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन आ जाता है। बाद में क्या करेंगे बेटा, दोनों को कंबाइन कर देंगे जैसा हमने देयरफॉर फंक्शन ऑफ जो पहला सॉल्यूशन निकाला था, पहला क्या था, x³/3 माइनस y³/3, ऐसे कोमा लगा के x³/3 प्लस 1/z इजक्वल टू 0। ये मेरे पास इसको बोलते हैं दैट इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इजक्वल टू, ठीक है जी बात, वेयर f क्या है, वेयर f इज आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर f इज योर आर्बिट्री कांस्टेंट। तो बेटा इसके कम से कम भी आपको किताब में कम से कम भी 10, 12, 15 प्रॉब्लम मिल जाएंगी। आपने वो प्रॉब्लम को ट्राई करना है। अगली टाइप लिखिएगा, सारे बच्चों ने ट्राई करना है, मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे जो छोटी बातें हैं ना। नेक्स्ट देखना बेटा, अब थोड़ी सी हर्डल हम इंक्रीज कर देते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 क्या रहा, आपको बोला सोल्व p+3q इज इक्वल टू p+3q इज इक्वल टू 5z माइनस टेंजेंट के एंगल में है 3x माइनस y। ये सवाल दे दिया, p+q इज इक्वल टू, ये सवाल दे दिया बेटा। तो सॉल्यूशन वाइज आप लैग्रेंज की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, dx/p का कोफिशिएंट कितना है 1, dy/q का कोफिशिएंट कितना 3, और dz बाय क्या रहा राइट हैंड साइड बेटा 5z माइनस 3x माइनस y। तो बाय टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर, बाय टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स, तो उनमें सिलेक्शन मेरी सही है क्योंकि उनकी बिरादरी में z नहीं बचा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बात रही बेटा, वेरिएबल सेपरेबल हुए, इंटीग्रेशन करता 3x प्लस वाई इज इक्वल टू C1। ऐसा करके बेटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू C1, ऐसा करके मेरे पास एक सॉल्यूशन आ जाता है। अब मैं जो बात कहता हूं, अब मैंने क्या था, अगर आप पहला और तीसरा लेते हो बेटा तो उसके अंदर y नहीं बचना चाहिए और एंगल से y गायब नहीं हो सकता, ये y है। तो मेरी प्रॉब्लम गड़बड़ कर गया भी, आपके पास y बचा तो इसका इलाज क्या करें। अब ऐसे ही अगर हम सेकंड और थर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो हम x को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है जी बात है। तो अब तक जो पहले दो सवाल किए थे उनका पैटर्न बदल जाता है, उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी दे दिया साथ में। अब मैंने क्या किया बेटा, सॉल्यूशन साथ में कैसे दे दिया, बाय टेकिंग, मान लो मैंने फर्स्ट एंड लास्ट लिया, बाय टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट लिया, तो dx अपॉन dz बाई 5z माइनस टेंजेंट के एंगल में 3x माइनस वाई। मैं क्या करता हूं, जो पहले का सॉल्यूशन है ना बेटा वो यहां यूज कर लेता हूं। पहले का सॉल्यूशन क्या था 3x माइनस वाई, वो मैं यूज कर लेता हूं यहां पर। तो यहां डालोगे आपके पास, तो ये चीज आ जाती है बेटा, dx इज इक्वल टू dz अपॉन 5z माइनस टेंजेंट का एंगल क्या रहा C1। ठीक है, अब देखो वेरिएबल सेपरेबल हुए, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन किया तो क्या रहा dz अपॉन 5z माइनस टेंजेंट का एंगल में C1। अब मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया। जब इंटीग्रेशन करेंगे बेटा x का इंटीग्रेशन क्या रहा ये चीज, और इसका इंटीग्रेशन क्या रहा, निचली बात का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, ये तो कांस्टेंट ही हुआ, तो 1/5 टाइम लॉग ऑफ निचले वाली बात 5z माइनस 10C1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहा C2। तो आपके पास क्या रहा, अब आप इंटीग्रेशन C1 की कीमत लौटा दीजिएगा, लौटाया तो कितना रहा, टेंजेंट ऑफ C1 की बात क्या थी 3x माइनस वाई प्लस ऑफ C2। ठीक है जी बेटा, आप इस बात को इस पास से ले आइएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई आ जाए, log ऑफ 5z माइनस टेंजेंट ऑफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू C2। तो बेटा ये दो सॉल्यूशन है, और बाद में क्या लिखते हैं, लिखने का तरीका वही है, फंक्शन ऑफ पहला कोमा दूसरा इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। तो आप इस तरह के कम से कम भी आपको 10-15 सवाल और हो जाएंगे, तो कम से कम भी 20-25 सवाल हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा। अगली टाइप फिर मैं भेजता हूँ आपको। ठीक है जी।